नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन में दिए गए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक सिख गुरु, मराठा, विजयनगर साम्राज्य, युद्ध संधियां और विविध। इन सभी टॉपिक में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आज इस वीडियो में कवर करवाने जा रही हूँ। सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के पहले पार्ट में हमने कुल 13 टॉपिक में 375 प्रश्नों को कवर कर लिया था। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास में 14वां टॉपिक है, सिख गुरु। और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 376 से। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। दोस्तों आंसर है इसका मुगलों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। वह सिखों के सैन्य भाईचारे खालसा शुद्ध के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पटना साहिब शहर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? दोस्तों आंसर है इसका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो थे, इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? आंसर है दोस्तों इसका गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को पंजाब में स्थित खालसा पंथ की नींव रखी। यह धार्मिक संरचना उस समुदाय को दिया गया नाम है जो वैश्विक खालसा समुदाय के मामलों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा में लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। आंसर है इसका गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव जी ने लहंडा लिपि में कुछ कमियों को ठीक करने के लिए दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था, ताकि पवित्र साहित्य को सटीक रूप से दर्ज किया जा सके। पंजाब में गुरुमुखी का प्रयोग पंजाबी भाषा की आधिकारिक लिपि के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि थी, इसका जो आविष्कार था या जो इसका संस्थापक थे, इसको चलाने वाले वो थे गुरु अंगद देव जी, यानी कि जो इसके आविष्कारक थे गुरु अंगद देव जी थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका गुरु अर्जुन देव। मुख्य धारा की सिख परंपरा ने गुरु अर्जुन देव जी को 5वें गुरु के रूप में और हरगोविंद को छठे गुरु के रूप में मान्यता दी। गुरु अर्जुन 18 वर्ष की आयु में 1581 में अपने पिता से यह उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें गुरु बने। मुगल साम्राज्य के मुस्लिम अधिकारियों द्वारा उसे फांसी दिए जाने के बाद उनके पुत्र हरगोविंद 1606 ईस्वी में छठे गुरु बने। इनके बाद जो बने थे छठे गुरु, वो उनके पुत्र बने थे हरगोविंद। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है दोस्तों इसका तलवंडी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के राय भोईदी तलवंडी गांव में हुआ था। लाहौर प्रांत के राय भोईदी तलवंडी गांव में हुआ था। हालांकि एक परंपरा के अनुसार उनका जन्म कार्तिक नवंबर के महीने में हुआ था। इस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया। आंसर दोस्तों इसका गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संकलित की गई थी, जो 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु थे। इसे ग्रंथ आप साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इससे यह सिख गुरु के जो 6000 है भजन, उनका ये संग्रह है। सिख गुरुओं के ये 6000 भजनों का संग्रह है। 10 सिख गुरुओं में से 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे। वह सिख धर्म के पहले शहीद बने और हर साल 16 जून को गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद किया जाता है। इस दिन को उन्हें सम्मानित करने के लिए चिन्हित किया गया है।
और 1606 ईस्वी से यह दिन मनाया जाता है। आगे दोस्तों प्रश्न है 384वां प्रश्न। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आंसर है इसका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सरोवर के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन हरमंदिर साहिब की आधारशिला एक सूफी संत मियां मीर ने दिसंबर 1588 में रखी थी और यह 1604 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। डैश अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता था। आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शेर ए पंजाब या पंजाब के शेर के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित नायकों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना दूसरे सिख गुरु डैश के द्वारा की गई थी। आंसर है इसका गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि सिख धर्म के साथ कसकर जुड़ी हुई है क्योंकि गुरुमुखी शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के मुख से। गुरु के मुख से इसे 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु अंगद देव द्वारा पंजाबी भाषा लिखने के लिए बनाया गया था। इसे 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी द्वारा पंजाबी भाषा लिखने के लिए बनाया गया था। 387वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह डैश सिख गुरु थे 10वें थे। दोस्तों 10वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी 9वें सिख गुरु और गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते पुत्र थे। उनका जन्म पटना बिहार में सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीजें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। निम्न में से कौन उन 5 चीजों में से एक नहीं है? दोस्तों आंसर होगा इसका किला। आंसर होगा इसका किला। केश है, कड़ा है, कंगा है, कृपाण है और कच्चा होता है। तो 5 चीजें होती हैं, बाकी इसमें आंसर होगा हमारा इसमें किला। सिख धर्म में 5KS के 5 आइटम हैं जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में हर समय खालसा सिखों को पहनने की आज्ञा दी थी। वे हैं केश, बिना कटे बाल, कंघा बालों के लिए एक लकड़ी की कंघी, कारा यानी कि कड़ा, लोहे का एक कंगन और कुचेरा है। कुचेरा मतलब दोस्तों कच्चा ही होगा यहाँ पे। तो प्रतिशत कपास टाइल करने योग्य अंडर गारमेंट और कृपाण होगा जो कि एक लोहे का खंजर जो खुद को बचाने के लिए काफी बड़ा होता है। 5वें सिख गुरु डैश ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था जो सिख धर्मशास्त्र का पहला औपचारिक संस्करण था। आंसर इसका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो हैं सिख धर्म में शहीद हुए 2 गुरुओं में से पहले और कुल 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक मराठा और ये हमारा 15वां टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास में। प्रश्न हमारे 390 से सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि पर 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा पहले अंग्रेज मराठा युद्धों के परिणाम को सुलझाने के लिए लंबी बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है?
चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी जोड़े मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़े हैं। ये दो कर मराठा शासन के दौरान कराधान प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कर थे, जिसकी स्थापना एक महान मराठा नेता शिवाजी ने 1627 में, दोस्तों इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, और 1680 तक ये मृत्यु इनकी थी। तो यहाँ जो थे शिवाजी थे, इन्होंने इनकी की थी स्थापना कराधान प्रणाली की, चौथ और स्वदेश मुखी की। मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 में, 1782 में। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप उस परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों 394 प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? आंसर है मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की एक बड़ी लड़ाई थी, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। यह अहमद शाह दुर्रानी की अफगान सेना के साथ उसके स्थानीय रोहिल्ला और अन्य पठान और अवध सहयोगियों के बीच मराठा साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई थी। 395 प्रश्न है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी? आंसर है दोस्तों इसका पूना, आंसर है इसका पूना। 18वीं शताब्दी में पेशवाओं की सीट के रूप में पुणे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र बन गया, जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। 1818 ईस्वी में पेशवा शासन के पतन के बाद नए ब्रिटिश शासकों ने शहर को अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक बना दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों अब हमारे पास अगला प्रश्न दिया गया है 396 प्रश्न, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? अफजल खान की। अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में मार दिया था। अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में मार दिया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल अफजल खान की सेनाओं के बीच भारत के महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई एक भूमि लड़ाई थी। वर्ष डैश में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। आंसर है इसका वर्ष 1818 में, वर्ष 1818 में। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में ये चला था दोस्तों, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम और निर्णायक संघर्ष था। शिवाजी और सोराबाई ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? दोस्तों आंसर है इसका राजा राम, राजा राम। राजा राम भोसले प्रथम मराठा शासक शिवाजी के दूसरे पुत्र और संभाजी के छोटे सौतेले भाई थे। 1689 में औरंगजेब के हाथों अपने भाई की मृत्यु के बाद उसने मराठा साम्राज्य को तीसरे छत्रपति के रूप में संभाला। ताईबाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम डैश था। आंसर दोस्तों इसका संभाजी, संभाजी। ताईबाई और शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। वह दूसरे छत्रपति और मराठा साम्राज्य के शासक थे। उनका जन्म 1657 में हुआ था। उनका जन्म 1657 में हुआ था। संभाजी का जन्म 1657 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1689 में हुई थी। वह शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने येसुबाई से शादी की थी और उनका एक बेटा और एक बेटी थी, जिसका नाम छत्रपति साहू और भवानीबाई था। मराठा शासन में सरदेश मुखी एक डैश था। दोस्तों आंसर है इसका राजस्व पर लिया जाने वाला एक कर। चौथ, भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं
शताब्दी की शुरुआत से लगाया जाने वाला एक नियमित कर या श्रद्धांजलि था। यह एक वार्षिक कर था जिसे नाम मात्र रूप से राजस्व या उपज पर 25% लगाया जाता था। यह उन जमीनों पर लगाया जाता था जो नाम मात्र के मुगल शासन के अधीन थी। सरदेश मुखी चौथ के ऊपर 10% अतिरिक्त कर था। सरदेश मुखी जो है दोस्तों कर, वो चौथ जो कर है उसके ऊपर 10% अतिरिक्त कर था। यह राजा को दी जाने वाली श्रद्धांजलि थी। इसकी शुरुआत रामनगर राज्य के राजा सोमशाह ने की थी। दोस्तों हमारे पास अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और इसमें हमारे प्रश्न हैं 401 से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? दोस्तों आंसर है इसका ध्रुव। आंसर है इसका ध्रुव। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कनिष्क कुषाण साम्राज्य के संस्थापक था। गुप्त वंश के दूसरे सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत के नेपोलियन की उपाधि प्राप्त की थी। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे कि ये पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के ये पुत्र थे। अशोक तो थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त जो थे जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, ये उनके पोते थे अशोक, और जो इनके पिता थे अशोक के वो थे बिंदुसार जो कि मौर्य साम्राज्य के ये दूसरे सम्राट थे, और जो अशोक है ये तीसरे सम्राट थे मौर्य साम्राज्य के। दंती दुर्ग जिन्होंने मालखेड़ मान्यखेत में अपनी राजधानी स्थापित की, एक डैश शासक थे? दोस्तों दी गए आपके ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, सातवाहन, राष्ट्रकूट। तो दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रकूट। दोस्तों जो दंती दुर्ग था जिसने मालखेड़ मान्यखेत में अपनी राजधानी को स्थापित किया वो एक राष्ट्रकूट शासक थे। दंती दुर्ग जिसने मालखेड़ मान्यखेत में अपनी राजधानी को स्थापित किया वो एक राष्ट्रकूट शासक थे। वो एक राष्ट्रकूट शासक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग हैं। गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। राजा सिमुक सातवाहन राजवंश के संस्थापक। 403 प्रश्न है हम्पी का प्राचीन शहर डैश साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों आंसर है इसका विजयनगर। हम्पी का प्राचीन शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों हम्पी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और काकतीय साम्राज्य में वे प्रशासक थे। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से थे। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की। ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन था। पहला है आपका संगम राजवंश, दूसरा सालुव राजवंश, तीसरा तुलुव राजवंश और चौथा है आपका अराविदु राजवंश। और जो कृष्णदेवराय थे दोस्तों वो तुलुव राजवंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जब मोहम्मद तुगलक दक्कन में अपनी शक्ति खो रहा था तो 2 हिंदू राजकुमारों हरि और बुक्का ने कृष्णा और 2 तुंगभद्रा नदी के बीच के एक क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हरि और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है दोस्तों कर्नाटक। प्राचीन शहर हम्पी 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर राजवंश की राजधानी था और आंध्र प्रदेश के साथ राज्य की सीमा के पास कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक में। हम्पी जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बन गया था। हम्पी दोस्तों आपका है कर्नाटक में। दोस्तों आगे हमें दिया गया है टॉपिक युद्ध और संधि। ये हमारा 17वां टॉपिक है। प्रश्न हमारे 408 से
प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किससे बनाया गया था? आंसर दोस्तों इसका मीर जाफर को। मीर जाफर को। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी एमटीएस परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी आपका ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए अपने प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बंगाल का नवाब बन गया। 1751 में द सीज ऑफ अरकोट में कौन विजयी हुआ? आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटिश। आंसर है इसका ब्रिटिश। 1751 में द सीज ऑफ अरकोट में ब्रिटिश विजयी हुए। अरकोट की घेराबंदी ब्रिटिश और फ्रांसीसी और अरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसने मोहम्मद अली खान वलाजा को अरकोट के नवाब के रूप में बनाया। 410 प्रश्न है दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में घुरिदों की बीच चौहान और उनके सहयोगियों के बीच तराइन हरियाणा भारत में आधुनिक तरावड़ी के पास लड़ी गई थी। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 1919 में। वर्साई की संधि पर वर्ष 1919 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यानदूब की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? आंसर दोस्तों इसका असम राज्य। असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानदूब की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया था। म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर दोस्तों इसका ब्रिटिश के साथ। 1818 में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। महिदपुर 1818 की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? दोस्तों आंसर है इसका चिनहट का युद्ध। चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के तहत सेना को लहराकर लड़ाई लड़ी। चिनहट की लड़ाई में चिनहट की लड़ाई में बरकत अहमद को विद्रोहियों का मुख्य सेना अधिकारी घोषित किया गया था। चिनहट की लड़ाई 30 जून 1857 की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ी गई थी। सोआली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आंसर दोस्तों इसका पुर्तगालियों के खिलाफ। अंग्रेजों ने सोआली की लड़ाई पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी। लड़ाई जो है दोस्तों ये 29 से 30 नवंबर 1612 को सूरत शहर के पास एक गांव सूली के तट पर हुई थी। यह अपेक्षाकृत छोटा नौ सैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत पर पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की। अगला प्रश्न दोस्तों 416 प्रश्न, बेदरा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1759 में। बेदरा या चिनसुरा या हुगली की लड़ाई 25 नवंबर 1759 को 7 साल के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच चिनसुरा के पास हुई थी। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया। दोस्तों आंसर है इसका 1849 में। 1849 में दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीपीयू परीक्षा वर्ष 2020 में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी आपका ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। वर्ष 1849 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ। सिख साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा बन गया। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों आंसर है इसका सिराजुद्दौला ने। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की
संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते की शर्तों के आधार पर नवाब 1717 के मुगल सम्राट फर्रुखसियर फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? आंसर है दोस्तों इसका वडियार राजवंश ने, वडियार वंश ने। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के शासक की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने जीत के बाद वोडियार वंश को गद्दी पर बैठाया, लेकिन राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बरकरार रखा था। 420 प्रश्न दोस्तों, ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? आंसर दोस्तों इसका खारवेल। आंसर इसका खारवेल, ऑप्शन सी होगा खारवेल। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल के द्वारा अंकित किया गया था। दोस्तों मेरी वीडियो में दी गई कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 421वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर है दोस्तों इसका 1764 में। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्यों के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ था? आंसर है दोस्तों इसका संत। वली एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मास्टर, अधिकार, शरणचक, रक्षक और मित्र। स्थानीय भाषा में मुसलमानों द्वारा इस्लामी संत को इंगित करने के लिए इसके लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, अन्यथा अधिक शाब्दिक जो अर्थ है ईश्वर के मित्र द्वारा इसे संदर्भित किया जाता है। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? आंसर दोस्तों इसका मोहम्मद शाह। 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच लड़ी गई थी। नादिर शाह की करारी जीत हुई। नादिर शाह फारसी साम्राज्य का शहंशाह था। वह अफशरीद वंश का था। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। प्लासी की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई थी जो 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में हुई थी। दोस्तों आपका जो प्लासी है ये बंगाल में है। ये हुआ था युद्ध 1757 को 23 जून। ये बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से पर नियंत्रण करने दिया। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों आंसर है इसका बक्सर की लड़ाई के बाद। बक्सर की लड़ाई के बाद। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासियों को नियुक्त किया। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई थी। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आंसर है दोस्तों इसका सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। प्लासी की लड़ाई बंगाल के स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई जो है कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर 93 मील उत्तर में हुई थी। यह मुर्शिदाबाद के पास था जो उस समय बंगाल की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक में। रंगपट्टनम किला जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में ऐतिहासिक राजधानी शहर श्रीरंगपट्टनम में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 1454 ईस्वी में तिम्मन्ना नायक द्वारा इसे निर्मित किया गया था। 1757 में डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। आंसर दोस्तों इसका प्लासी। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
सैनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1510 में। गोवा की लड़ाई 9 से 10 दिसंबर 1510 ईस्वी को यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत का पहला भाग पश्चिमी तट पर गोवा था। 1509 ईस्वी में ईव में पुर्तगाली नौसैनिक जीत के बाद अल्बुकर्क द्वारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हिंद महासागर में पुर्तगाल के समग्र कमांडर के रूप में बदल दिया गया था। 430 प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को डैश में पराजित किया। दोस्तों आंसर है इसका सवाली की लड़ाई में। सवाली की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया। सवाली की लड़ाई 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी को सूरत शहर के पास एक गांव सवाली के तट पर हुई थी। यह अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत पर पुर्तगालियों के वाणिज्यिक अधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों जो सवाली की लड़ाई हुई थी वो आपकी हुई थी 1612 में। 1612 में ये आप जरूर याद रखें। टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए थे। आंसर इसका 1784 में। 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। 432वां प्रश्न दोस्तों। तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर इसका 1575 में। टुकरोई की लड़ाई 3 मार्च 1575 ईस्वी को लड़ी गई थी। इसे बाजोरा की लड़ाई या मुगलमारी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इसे बाजोरा की लड़ाई या मुगलमारी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह उड़ीसा, मिदनापुर और जलेश्वर के बीच में लड़ा गया था। ये उड़ीसा में दोस्तों लड़ा गया था। उड़ीसा के क्षेत्र थे ये, मिदनापुर और जलेश्वर के बीच में ये लड़ा गया था टुकरोई की लड़ाई 1575 में। और यह मुगल साम्राज्य और बंगाल और बिहार की सल्तनत के बीच लड़ा गया था। सुगोली की संधि पर अंग्रेजों एवं डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों आएगा इसमें आपका ऑप्शन ए गोरखा। सुगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। सुगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसने एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक के दौरान हिमालयी साम्राज्य के दूसरे आक्रमण को समाप्त कर दिया था। 434वां प्रश्न है। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी। आंसर है इसका 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुगली नदी के तट पर प्लासी में हुई थी, जो कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर 93 मील उत्तर में और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में बंगाल की राजधानी अब पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में ये है। तो ये यहाँ पर ये हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुगली नदी के तट पर प्लासी में हुई थी, जो कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर 93 मील उत्तर में और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में बंगाल की राजधानी ये थी प्लासी। यहाँ पर ये हुई थी। दोस्तों हमारे पास अगला टॉपिक है विविध, और ये हमारा मध्यकालीन इतिहास में 18वां टॉपिक है। हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 435 से। दोस्तों प्रश्न हमारे पास, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा मन कौतूहल पुस्तक का संकलन किया गया था? दोस्तों आंसर है आपका इसमें राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी CHSL परीक्षा 10+2 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वर्ष 2022 में। तो आगे भी आपका ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मन कौतूहल राजा मान सिंह तोमर द्वारा संकलित किया गया था। वह ग्वालियर का शासक था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ध्रुपद शैली के संरक्षक थे। उन्होंने ग्वालियर किले, गुजरी महल और मान मंदिर पैलेस का निर्माण किया। भारत में तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल प्रथम तोमर थे। भारत में तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल प्रथम तोमर थे।
राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ ने डैश पर शासन किया था। दोस्तों आंसर इसका कश्मीर। राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ ने कश्मीर पर शासन किया था। अहमद शाह गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान थे। अहमद शाह गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान थे जिन्होंने अहमदाबाद 1411 में इसकी स्थापना की थी। अहमदाबाद की चोगयाल धार्मिकता से शासन करने वाले राजा थे। ये पालदेन नामग्याल थोडुप को 1975 में इन्होंने कुचल दिया गया था और सिक्किम का भारत में 22वें राज्य के रूप में विलय हो गया था। केरल पर राजा महाबली का शासन था। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है 437वां प्रश्न। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? आंसर दोस्तों इसका पाल राजवंश। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय दोस्तों इसकी स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के ये संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों आपके दिए गए ऑप्शन इसमें मंसूर अली खान, मुर्शिद कुली खान, इब्राहिम खान और मीर जाफर। दोस्तों आंसर है इसका इब्राहिम खान। चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था जो बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर रहा था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश कोरोमंडल तट पर पांडिचेरी, कराईकल यानाव आंध्र प्रदेश में, मालाबार तट पर माहे और बंगाल में चंदानगर थे। मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं। दोस्तों आंसर है इसका फारसी। आंसर इसका फारसी। मुगल दरबार के इतिहास फारसी में लिखे गए हैं। अकबरनामा जैसे मुगल काल क्रम फारसी में लिखे गए थे। मुगल शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें दोस्तों हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। सुजुके बाबर ने लिखी थी। अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखी थी। तारीख अकबरी अब्बुल फजल ने लिखी थी। तहकीक हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। लैला मजनू अमीर खुसरो ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी ये आदि हैं दोस्तों ये लिखी गई थी। शाहनामा जो दोस्तों लिखी है फिरदौसी ने। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी मुगल काल में। हाफिज एक डैश सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आंसर इसका 14वीं। हाफिज 14वीं सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। हाफिज एक ईरानी कवि थे। उनकी कविताओं का संग्रह दीवान फारसी भाषा में है। दीवान के अधिकांश भाग गजल है। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी एमटीएस परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी आपका ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? आंसर दोस्तों इसका पवित्र गीतों का पाठ। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? दोस्तों आंसर है इसका नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के शासन के तहत बनवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क में स्थित है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है जो लगभग 1250 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 443वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? दोस्तों आंसर है इसका हिक्की का बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1779 में आयरिशमैन जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में की गई थी। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। दोस्तों आंसर है इसका कित्तूर चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा उन पहले भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। कित्तूर चेन्नम्मा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? दोस्तों आंसर है इसका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का पाठ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्लण द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया था। इस कार्य में 7826 छंद है जिन्हें तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? आंसर दोस्तों इसका आसनाबाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना के तुरंत बाद आसनाबाद बहमनी सल्तनत के राजधानी बन गया था। सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? दोस्तों आंसर है इसका राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का मतलब राजस्व प्रशासन था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 448वां प्रश्न। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो कि एक आधुनिक भारतीय राज्य डैश में है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक में। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य कर्नाटक में है। कर्नाटक में है वातापी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने की थी। पुलिकेशन प्रथम ने वातापी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। पुलिकेशन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। पुलिकेशन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। रानी रुद्रमादेवी डैश वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी? दोस्तों आंसर है इसका काकतीय। काकतीय। रानी रुद्रमादेवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। रुद्रमादेवी अपनी मृत्यु तक 1263 से 1289 तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की सम्राट थी। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 450 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज जो है दोस्तों ये राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये दोस्तों है आपके कर्नाटक के बीजापुर में। मुर्शिद कुली खान डैश के नवाब थे? दोस्तों आंसर है इसका बंगाल। आंसर है इसका बंगाल। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू थे और उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान मूल रूप से एक हिंदू थे और उनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। रानी रुद्रमादेवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? आंसर दोस्तों इसका काकतीय। रानी रुद्रमादेवी का जो है ये दोस्तों काकतीय वंश से है। रानी रुद्रमादेवी एक काकतीय वंश की रानी थी। इस राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति देव था। जो काकतीय वंश है दोस्तों उसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गणपति देव था। विक्रमादित्य छठवें जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी डैश राजवंश के शासक थे? विक्रमादित्य छठवें हैं दोस्तों ये जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी डैश के राजवंश के ये शासक थे। दोस्तों आंसर है इसका चालुक्य वंश। आंसर है इसका चालुक्य वंश। विक्रमादित्य छठवें जिनकी जीवनी उनके दरबारी कवि बिल्हन द्वारा रचित थी चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? आंसर दोस्तों इसका चालुक्यों की।
बादामी चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी थी। बादामी के चालुक्य पश्चिमी दक्कन में वाकाटकों के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने बीजापुर जिले के वतापी आधुनिक बादामी में अपनी राजधानी की स्थापना की, जो कर्नाटक का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? आंसर है दोस्तों इसका गोलकुंडा। काकतीय वंश ने अपने राज्य के पश्चिमी भाग की रक्षा के लिए 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। किला एक ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था? चार मीनार को। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसे 1591 ईस्वी में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा या विजय का द्वार 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपने विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण 1656 ईस्वी में काबुल के वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 56 ईस्वी में करवाया था। रंगघर एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक डैश वंश के राजा द्वारा बनाया गया था। आंसर दोस्तों इसका अहोम। एशिया के सबसे पुराने अखाड़ों में एक रंगघर अहोम राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था। रंगघर अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह द्वारा निर्मित है। 458 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं वल्लभाचार्य, कबीर, शंकराचार्य, रामानुज। आंसर दोस्तों इसका वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने भारत के ब्रज क्षेत्र में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय और शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन की स्थापना की। पुष्टि मार्ग पूजा के लिए कृष्ण पूजा का एक रूप है। पुष्टि मार्ग पूजा के लिए कृष्ण पूजा का एक रूप है। 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डैड ललेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध डैश कवियत्रियों में से एक थी। दोस्तों आंसर है इसका कश्मीरी। 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल डैड ललेश्वरी सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी कवियत्रियों में से एक थी। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। शहर जिसे मूल रूप से खड़की के नाम से जाना जाता है। शहर जिसे मूल रूप से खड़की के नाम से जाना जाता था। यह ताजमहल पर बने 17वीं शताब्दी के संगमरमर के बीबी के मकबरे मंदिर के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? दोस्तों आंसर इसका कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक थे। कपिलेंद्र देव सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1434 ईस्वी में 15वीं शताब्दी 1434 से लेकर 66 ईस्वी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1837 ईस्वी में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? दोस्तों आंसर है इसका जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को समझ लिया था। ब्राह्मी लिपि को गांधारी लिपि के रूप में भी जाना जाता है। वह 1837 ईस्वी में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा था। दोस्तों जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था 1837 ईस्वी में। जो ब्राह्मी लिपि है इसको गांधारी लिपि के रूप में भी जाना जाता है। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं कोचीन, तूतीकोरिन, पंजिम, पौंडीचेरी। दोस्तों आंसर है इसका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी थी। पौंडीचेरी भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी थी। 5 फ्रांसीसी उपनिवेश तमिलनाडु में पौंडीचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पर यानाव, मालाबार तट पर केरल में माहे और पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर है। 5 थे दोस्तों फ्रांसीसी उपनिवेश तमिलनाडु में पौंडीचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट पर यानाव, मालाबार तट पर केरल में माहे और पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर।
पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में उतरा था। दोस्तों आंसर है इसका कालीकट में। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कालीकट अब कोझिकोड में उतरा था। वह भारत के लिए एक समुद्री व्यापारी मार्ग खोजने के लिए पहला यूरोपीय था। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली। 1947 में उस्मान अली हैदराबाद के निजाम थे। वह हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम शासक थे। वह हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम शासक थे। उन्होंने 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद साम्राज्य पर शासन किया था। उस्मान अली ने मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिश्ताक का अर्थ है? आंसर है दोस्तों इसका लंबा प्रवेश द्वार। लंबा प्रवेश द्वार। मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में पिश्ताक का अर्थ है एक लंबा प्रवेश द्वार। पिश्ताक एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आर्क के सामने। यह मस्जिदों और महलों जैसी इमारत के धनुषाकार उद्घाटन के चारों ओर एक आयताकार फ्रेम है। मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। आंसर है दोस्तों इसका 1765 में। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र के बीच एक संधि इलाहाबाद की संधि थी। 23 अक्टूबर 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दिवंगत सम्राट आलमगीर द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी। 1657 में इस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने 1657 में 50 उपनिषदों का अनुवाद उनकी मूल संस्कृत से फारसी में पूरा किया ताकि मुस्लिम विद्वानों द्वारा उनका अध्ययन किया जा सके। अलीवर्दी खान डैश के नवाब थे। अलीवर्दी खान डैश के नवाब थे बंगाल के। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल के नवाब थे। उन्हें बंगाल के मराठा आक्रमणों के दौरान मराठा साम्राज्य के खिलाफ बर्दवान की लड़ाई के दौरान उनकी जीत के लिए भी जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। आंसर दोस्तों इसका 7वीं। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। यह दुनिया में मौजूद सबसे बड़े धर्मों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? एच कोल को वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक और आविष्कारक थे जिन्होंने वाणिज्य और शिक्षा में कई नवाचारों की सुविधा प्रदान की थी। एच कोल इन्हें नियुक्त किया था 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया? प्रतिहार राजवंश ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी जिसने 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। उन्हें पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज में शासन किया। वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर इसका कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी 1815 से लेकर 1821 तक भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। भारत का सर्वेयर जनरल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विभाग है। आसफ शाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया? आंसर दोस्तों इसका दक्कन प्रांत। आसफ जाही एक मुस्लिम राजवंश था जिसने हैदराबाद राज्य पर शासन किया था। इसकी स्थापना निजाम अल मुल्क ने की थी। जो
1713 से लेकर 1721 तक मुगल सम्राटों के अधीन दक्कन प्रायद्वीपीय भारत के वायसराय थे और जिन्होंने 1724 में आसफ जहां शीर्षक के तहत फिर से इस पद को शुरू किया। 475वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा। दुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली लेखक थे। दुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने 1500 से 1516 के बीच के दौरान भारत का दौरा किया और अपनी पांडुलिपि द बुक ऑफ दुआर्टे बारबोसा में दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों आंसर है इसका धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने 1783 से 1820 ईस्वी ने की थी। इसे 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? दोस्तों आंसर इसका अल बरूनी। अल बरूनी। अबू रेहान अल बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान और बहुश्रुत थे। उन्हें इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता, आधुनिक भूगोल गणित के पिता और पहले मानव विज्ञानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1679 ईस्वी में निम्न में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है? दोस्तों आंसर इसका बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जिसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में दक्कन का ताज भी कहा जाता है, औरंगजेब द्वारा मूल ताज की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वे रहते थे? दोस्तों आंसर है इसका पीटर मुंडी चीन। पीटर मुंडी चीन जो है इसमें सही नहीं है। मार्को पोलो इटली का था, इब्न बतूता मोरक्को से था और अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से था। पीटर मुंडी है दोस्तों ये ब्रिटिश व्यापारी, यात्री और लेखक थे। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश व्यापारी, यात्री और लेखक थे। वह अपने यात्रा कार्यक्रम इंटेनिनेरियम मुंडी को रिकॉर्ड करने वाले पहले ब्रिटिश थे। उन्होंने चीन में चाय यानी कि चाय का स्वाद चखा और एशिया, रूस और यूरोप में बड़े पैमाने पर यात्रा की। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे? दोस्तों आंसर इसका वेनिस से। वेनिस से मार्को पोलो ने 1271 ईस्वी में और 1295 ईस्वी के बीच एशिया का दौरा किया। वेनिस से मार्को पोलो ने 1271 ईस्वी से और 1295 ईस्वी के बीच एशिया का दौरा किया। वह अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के लिए प्रसिद्ध है और जो एशिया में उनकी यात्रा और अनुभव का वर्णन करती है। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। उन्हें भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य का श्रेय दिया जाता है। उनकी नीति हिंद महासागर पर एक मजबूत नौसैनिक सेना बनाए रखने की थी। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका राणा कुंभा। राणा कुंभा। राणा कुंभा मेवाड़ साम्राज्य से जुड़े थे, जबकि बाकी सभी तीन जो है वो मारवाड़ साम्राज्य के थे। मारवाड़ साम्राज्य के थे। बाकी सभी जो तीन है दोस्तों ये मारवाड़ है। जो राणा कुंभा है दोस्तों ये मेवाड़ साम्राज्य से थे। और जो आपसे पूछा गया है दोस्तों वो आपसे पूछा गया है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। जो राणा कुंभा है दोस्तों ये मेवाड़ से थे। ये दोस्तों मेवाड़ से थे। कलिंजर का किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश में। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डैश शुरू की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। आंसर दोस्तों इसका सर्वोपरिता की नीति। सर्वोपरिता की नीति। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने सर्वोपरिता की नीति के नाम से आक्रामक क्षेत्रीय सपुष्टीकरण की नीति शुरू की।
इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था और वह किसी भी भारतीय राज्य को मिला या धमकी दे सकती है। मुगल न्याय के इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका फारसी में। मुगल कालक्रम ज्यादातर मुगल दरबारियों द्वारा लिखे गए थे जो मुख्य रूप से शासकों, उनके परिवारों, अदालत और युद्धों, प्रशासन से संबंधित घटनाओं पर केंद्रित थे। फारसी का प्रयोग मुख्य भाषा के रूप में किया जाता था। कालक्रम को आकर्षक बनाने के लिए उन पर चित्रकारी की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण सचित्र मुगल आधिकारिक इतिहास अकबरनामा और बादशाहनामा थे। टीपू सुल्तान के शासन काल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कर्नाटक में ये स्थित है और टीपू सुल्तान के शासन के दौरान मैसूर राज्य की राजधानी थी रंगपट्टनम। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? आंसर इसका 1818 में। सांची के स्तूप की खोज 1818 में 600 साल तक छोड़े जाने के बाद की गई थी। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। इसकी जो खोज है दोस्तों सांची के स्तूप की वो की थी 1818 में जनरल टेलर ने। सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। दोस्तों जो आपका सांची है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, रायसेन जिले में। 488वां प्रश्न दोस्तों, डैश का गोल गुंबद गुंबज मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है? बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह वंश का मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1626 में शुरू हुआ और 1656 में पूरा हुआ। यह नाम गोल गुंबद से व्युत्पन्न गोला गुममाता पर आधारित है, जिसका अर्थ है गोलाकार गुंबद। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? आंसर है दोस्तों इसका भीमबेटका। भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये रॉक शेल्टर मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में है। डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक ने 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की कमान गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के पास थी। परिणामी युद्ध 3 साल तक चला और मैसूर की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था। आंसर दोस्तों इसका अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले में हुआ था। उस अवसर पर शिवाजी महाराज ने नवनिर्मित राज्य के प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद की संस्था को औपचारिक रूप दिया। इस परिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाने लगा। इस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। इस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। दोस्तों आंसर है इसका 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों की विजय तब हुई जब पुर्तगाली भारत के गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में इस शहर पर कब्जा कर लिया। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में। इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत के सम्राट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला मुकुट है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? आंसर इसका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी के बीच बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब थे। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 495 प्रश्न 1498 ईस्वी में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? आंसर दोस्तों इसका वास्को डी गामा ने। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1497 से 98 ईस्वी के बीच भारत के लिए एक समुद्री
मार्ग की खोज की थी? दरअसल एक अनाम भारतीय नाविक जिसे उन्होंने केन्या में काम पर रखा था, उसने अफ्रीका के पूर्वी तट से कोझिकोड भारत की यात्रा का निर्देशन किया। अमुक्तमाल्यदा का लेखन किसने किया? दोस्तों आंसर है इसका कृष्णदेव राय ने। अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अमुक्तमाल्यदा का अनुवाद मोतियों की एक माला है। अमुक्तमाल्यदा का अनुवाद मोतियों की एक माला है। 497 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? शंकरदेव। शंकरदेव 1449 से लेकर 1568 के बीच तक 15वीं से 16वीं शताब्दी के असमिया बहुगुण व्यक्ति थे। वे एक संत, विद्वान, कवि, नाटककार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर दोस्तों इसका डुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। डुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। डुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगाली लेखक और पुर्तगाली भारत के अधिकारी थे। वह कन्नौर की एक फैक्ट्री में स्कीपनर पर और स्थानीय भाषा मलयालम के दुभाषी थे। बारबोसा ने डुआर्टे बारबोसा नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन दोस्तों, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे? आंसर दोस्तों इसका बसवन्ना के। लिंगायत 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना के अनुयायी हैं। बसवन्ना के अनुयायी हैं जिन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ विद्रोह किया और नए धर्म की स्थापना की। वीरशैववाद, जैसा कि नाम से पता चलता है कि शैव आस्था का एक क्रम है जो बदले में दो प्रमुख वैदिक विश्वासों में से एक है। दूसरा वैष्णव विश्वास है। वाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? वाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर दोस्तों इसका मध्य प्रदेश में। वाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। यह इंदौर और वडोदरा के बीच वाघनी नदी के तट पर स्थित है। यह इंदौर और वडोदरा के बीच वाघनी नदी के तट पर स्थित है। वाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में है। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? आंसर दोस्तों इसका कपास। कैलिको एक सादा बुना कपड़ा है जो बिना ब्लीच के बनाया जाता है। कैलिको एक सादा बुना कपड़ा है जो बिना ब्लीच के बनाया जाता है और अक्सर पूरी तरह से संसाधित कपास नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों आंसर है इसका गुलफरोशन फूलों का त्योहार है। गुलफरोशन फूलों का त्योहार है। फूल वालों की सैर या सैर ए गुलफरोशन दिल्ली के महरौली क्षेत्र में सितंबर के महीने में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। फूल वालों की सैर, जिसका अर्थ है फूलों की बारात, दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा एक वार्षिक उत्सव है। 503 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। मौर्य स्तंभ। भले ही स्तंभों का निर्माण बहुत पुराना है, मौर्य स्तंभ दुनिया के अन्य हिस्सों के स्तंभों से अलग है क्योंकि वे रॉक कट स्तंभ हैं। क्योंकि वे रॉक कट स्तंभ हैं जो इस प्रकार नक्काशी के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभे खड़े किए गए थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो प्राचीन रॉक कट गुफाओं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती हैं, भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पंड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तमिलनाडु से थे। वीर पंड्या कट्टाबोम्मन भारत के तमिलनाडु में पंचाल कुरुची के 18वीं सदी के पलायकर और सरदार थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? आंसर दोस्तों इसका गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में।
गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में भारत में स्थित एक गढ़ और कुतुब शाही राजवंश की एक प्रारंभिक राजधानी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का या बाग या बागों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? आंसर दोस्तों इसका लाहौर। आंसर है इसका लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का दिल है। लाहौर पाकिस्तान का दिल है। मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण समृद्ध विरासत के बाद लाहौर दक्षिण एशिया में इस्लाम के साथ प्रसिद्ध हुआ, जिसे मुगलों के बगीचे या बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था। 1858 में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में, उसके बाद जो भारत का प्रशासन है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। इसने युद्ध पूर्व नीति जैसे हड़प नीति को निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आंसर है इसका चार्ल्स विकिल्सन ने। 1785 ईस्वी में सर चार्ल्स विकिल्सन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा दिखाई गई विशेष रुचि पर किया गया था। 19वीं सदी में मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी, गुरु घासीदास के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण सत्यनामी समूह की स्थापना 1820 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी, जो एक खेत सेवक और चमार जाति के सदस्य थे, एक दलित जाति जिसका वंशानुगत व्यवसाय चमड़े से कमाना था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बन गया था। निम्न में से किस स्थान पर वोडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? निम्न में से किस स्थान पर वोडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? आंसर दोस्तों इसका मैसूर। आंसर है इसका मैसूर। मैसूर पर वोडियार वंश का शासन था। वोडियार राजवंश यदुराज वाडियर द्वारा स्थापित किया गया था और इस वंश द्वारा मैसूर पर 1399 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक शासन किया गया था। 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? आंसर है इसका रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती मांडवी 1550 से 1564 ईस्वी तक गोंडवाना की शासक रानी थी। वह 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए मर गई थी। 1514 प्रश्न है, रामपंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि डैश थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? आंसर है दोस्तों इसका तुलसीदास। रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। तुलसीदास भक्ति के सगुण सकूल से संबंधित थे और उन्होंने रामचरितमानस को भगवान राम के जीवन के लिए समर्पित किया था। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? हवा महल का। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। हवा महल कृष्ण की पगड़ी के आकार में है। इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है और इन्हें जटिलता से सजाया गया है। तो दोस्तों जो हवा महल है इसका निर्माण करवा था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है। इसे शुजाउद्दौला ने डैश में बनवाया था? दिल्ली है दोस्तों, इसका आंसर है दिल्ली। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में दिल्ली में शुजाउद्दौला द्वारा बनवाया गया था। यह 18वीं सदी के अंत में सफदरजंग के मकबरे के रूप में बनाया गया था, जो एक राजनेता था और जो अहमद शाह बहादुर के शासनकाल के दौरान वजीर उल हिंदुस्तान बना रहा। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है?
दोस्तों आंसर है इसका पृथ्वी नारायण शाह को, पृथ्वी नारायण शाह को। नेपाल के राज्य की स्थापना 25 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने की थी, जो काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के राज्यों को एक राज्य में एकजुट करने में सफल रहे। जो काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के राज्यों को एक राज्य में एकजुट करने में सफल रहे। पृथ्वीनारायण शाह ने की थी दोस्तों नेपाल राज्य की स्थापना 25 सितंबर 1768 को। 518 प्रश्न है, इस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था। 1600 ईस्वी में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए शामिल किया गया था। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम राज्य पर। भारत में असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अहोम वंश ने वर्तमान असम में लगभग 598 वर्षों तक अहोम साम्राज्य पर शासन किया। राजवंश की स्थापना होंग माओ के एक शान राजकुमार सुखाफा ने की थी, जो पटकाई पहाड़ियों को पार करने के बाद असम आए थे। निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? आंसर दोस्तों इसका वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। वह अवध पर राज्य करने वाले निशापुरी राजाओं की लंबी कतार में अंतिम था और उसने 9 साल से कम सिर्फ 2 दिनों के लिए उपाधि धारण की थी। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? आंसर दोस्तों इसका प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था। प्रागज्योतिषपुरा गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था। यह शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है। प्राचीन मंदिरों से युक्त गुवाहाटी को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? आंसर दोस्तों इसका रॉबर्ट क्लाइव को। अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति किया गया था। वह बंगाल के पहले गवर्नर थे, जबकि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। दोहरे प्रशासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। दोहरे प्रशासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को ब्रिटिश राज्य की राजधानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में की गई थी। मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सप्रे की बेटी डैश के रूप में प्रसिद्ध हुई। आंसर दोस्तों इसका रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की पुत्री रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। मोरोपंते तांबे और भागीरथी सप्रे की पुत्री रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में झांसी की रियासत की रानी थी, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में मौजूद है। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर दोस्तों इसका रानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उनका उपनाम मनु रखा गया। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 526वां प्रश्न। कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी डैश में बना था। आंसर है दोस्तों इसका 1772 में। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह पूरे बंगाल की राजधानी थी।
1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह पूरे बंगाल की राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद कलकत्ता भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी बना रहा। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ मध्यकालीन इतिहास के कुल 18 टॉपिक में दिए गए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।